हेलो स्टूडेंट, क्लास इंटर आपका जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हम करा रहे हैं उस चैप्टर का है विद्युत रसायन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत रसायन होती क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो कुछ भी हम ये करा रहे हैं आपको सब कुछ नोट करना है और समझना है। ओके, तो देखो, विद्युत रसायन वो होती है विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। जैसे आपने देखा परिवर्तन क्या होता है, जैसे कोई रासायनिक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदला जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सेल में रासायनिक ऊर्जा भरी होती है लेकिन उससे बल्ब जलाया जाता है तो विद्युत ऊर्जा हो जाती है, तो वो भी इसका परिवर्तन हो गया, नहीं हो गया। ओके, अब देखो जो परिवर्तन होता है वो किस तरीके से होता है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इसने, जो विद्युत ऊर्जा का जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। जो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कर दे उसे क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल। ओके, और दूसरा पॉइंट कहता है, और जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दे उसे बोला जाता है विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, दोनों पॉइंट आपके क्लियर होंगे। दूसरा पॉइंट एक बार और समझा देता हूँ। दूसरा पॉइंट है, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे वो विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ओके, उसके बाद आता है विद्युत रासायनिक सेल। और देखो विद्युत रासायनिक सेल में होते कौन से, एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, डैनियल सेल। जो डैनियल सेल होता है, डैनियल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ठीक है, या इसको वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। इसकी देखो बनावट, देखो बनावट ये बनाई है मैंने, चित्र आपको बनाना है। बनावट देखो, इसमें देखो ये छड़ होती है, ये इलेक्ट्रोड होती है जो कि एनोड की होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड का होता है, ये इलेक्ट्रोड कॉपर का होता है और ये इलेक्ट्रोड जेड का होता है। जो जिंक होता है वो एनोड का काम करता है, जो कॉपर होता है वो कैथोड का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है और यहाँ पे अपचयन होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जमना। अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का जमना। ओके, इसमें जो विलयन भरा हुआ है वो ZnSO4 है, जिंक सल्फेट। और इसमें जो विलयन भरा हुआ है वो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। ओके, बीच में जो लवण सेतु लगा हुआ है वो या तो KCl का होता है, पोटेशियम क्लोराइड, या KNO3 होता है, या NaNO3 होता है। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखा जो ZnSO4 है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, Zn प्लस का 2 होता है, SO4 माइनस का 2 होता है। ओके, CuSO4 में भी Cu2 प्लस का होता है, SO4 माइनस का 2 होता है चार्ज। ओके, यहाँ पे देखो ये चार्ज लगे हुए हैं दोनों के, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये इसकी बनावट हो गई, बनावट को समझना है। ठीक है, उसके बाद और इसकी क्रिया विधि कैसे होती है, कार्य ये कैसे करता है। तो सबसे पहले जो एनोड पर कार्य करता है वो, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, Zn होता है। Zn जब रिएक्शन करता है तो Zn के ऊपर चार्ज दो लगता है। जब 2 चार्ज लगता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। ऐसे कैथोड में होता है, कैथोड में कॉपर 2 होता है, 2 प्लस, तो इस पर भी 2 चार्ज हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये इसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि ऑक्सीकरण वो होता है जो एरो के बाद इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो ऑक्सीकरण होता है, और एरो से पहले इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो अपचयन होता है। जैसे आपने देखा यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं तो अपचयन हो गए। ओके, पूर्ण सेल का मतलब होता है दोनों अभिक्रियाओं को हम मिला देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने मिलाया Zn प्लस Cu2 प्लस, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, दोनों इलेक्ट्रॉन का से बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आया Zn2 प्लस प्लस Cu। ओके, अब देखो ये काम कैसे करता है, इसमें पॉइंटों के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। नोट फर्स्ट, जो लवण सेतु होता है, आपने देखा, मैंने बताया था, जो लवण सेतु होता है या तो KCl होगा या KNO3 होगा। ठीक है, वो क्या करता है, वो सेल की जो उदानशीलता होती है उसको बनाए रखता है। किसे बनाए रखता है, उदानशीलता को बनाए रखता है, क्योंकि उसके जो आयनों का जो पारगमन होता है वो आता रहता है। ठीक है, जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिया करते रहते हैं, इसलिए वो इसको उदानशीलता को बनाए रखता है। दूसरा आपने देखा जो डैनियल सेल है उसमें जो धारा की दिशा है Cu से Zn, वो इलेक्ट्रॉन की दिशा Zn से Cu की ओर होती है।
जो डैनियल की जो धारा की दिशा है कॉपर से जिंक की तरफ होती है, और जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है वो जिंक से कॉपर की ओर होती है। ओके, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है एक सेल ऐसी युक्ति है जिसमें एक ही बर्तन में, पात्र कह दो या बर्तन कह दो, दो भिन्न भिन्न अपघट्यों को, जो विलयन होते हैं, सिलेंडर दीवार से पृथक कर देते हैं, और दो विलयनों को अलग अलग दीवार से क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। बीच में एक दीवार सी लगा देते हैं जिससे वो क्या हो जाते हैं? दोनों अलग हो जाते हैं। ओके, अब देखो अलग कर देते हैं। उसके बाद ये चित्र बनाया है, इस चित्र के माध्यम से समझाया कैसे। देखो ये एक बर्तन हो गया, इसमें ये तो CuSO4 है, ये ZnSO4 है। इसमें बीच में मैंने एक दीवार लगा दी, देखो ये दीवार लगी हुई है, ठीक है। ये दीवार आपको ऐसे ही लगानी है। ये जो मैंने दीवार लगा दी, तो इस दीवार से क्या हुआ? ये विलयन अलग हो गया, ये विलयन अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे Zn हो गया, यहाँ पे Cu+ हो गया। ओके, उसके बाद आता है सेल का सूत्र कैसे लिखते हैं। देखो जब एनोड के माध्यम से लिखें तो एनोड समांतर कैथोड, और एनोड व कैथोड, ठीक है, सीधे संपर्क में होते हैं ये, और लवण क्षेत्र या संलग्न दीवार द्वारा, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा Zn2+, क्योंकि Zn 2 इलेक्ट्रॉन करता है, वन मेटल, समांतर Cu2+ Cu1। ओके, क्वेश्चन कैसे बनता है इस पे देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है एक छोटा सा, Cu कॉपर प्लस Ag प्लस, ठीक है, ऊपर प्लस लगा हुआ, Cu2+ 2Ag। सेल अभिक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होगा? इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया क्या होगी और धारा प्रवाह क्या होगी? ओके, ये हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने आपको देखा, सबसे पहले हम लिख लेंगे कॉपर को, हमने लिखा कॉपर को कॉपर के साथ, तो Cu2+ समांतर Ag+। ओके, लिखा है नहीं लिखा है? ठीक है। उसके बाद फर्स्ट आंसर करेंगे, देखो करें कौन सा? Cu। फर्स्ट आंसर क्या होगा? Cu। सेकंड आंसर में क्या होगा? देखो Cu एरो Cu2+ 2E। तो यहाँ पे रिएक्शन दोनों पे दिखानी पड़ेगी, एक एनोड पे दिखानी पड़ेगी, एक कैथोड पे दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन दिखाई तो इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ा हुआ, कैथोड पे दिखाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे आ जाएगा। ओके, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा आंसर है Ag से Cu की ओर, जो मैंने बताया था Ag से Cu की तरफ चल रहा है वो, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, या अर्धसेल विभव किसे कहते हैं। देखो जब किसी धात्विक विलयन में धातु की छड़ द्वारा इलेक्ट्रॉन देने या देने पर जो उस पर विभव उत्पन्न हो जाता है तो उसको इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन दे रहा हो या ले रहा हो, लेने देने से उस पर क्या हो? विभव उत्पन्न हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। जैसे ये देखो, ये धातु है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मास लग गया, ठीक है। यहाँ भी देखो तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोड विभव हो गया। तो ऑक्सीकरण विभव ये बता दिया मैंने आपको, M एरो Mn प्लस Na-। ओके, इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अपचयन विभव क्या है? देखो अपचयन में क्या हुआ वही बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ रहा है, ठीक है, तो N। ओके, अब आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? 298 के ताप, ये बीच में 1 ATM लिखना है, तो हम पे रह गया था, हमने लिख दिया यहाँ पे। 298 के ताप 1 ATM मोल प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। देखो जब तापमान 298 केल्विन तापमान हो और 1 ATM मोल लीटर सांद्रता का विलयन हो, उसकी धातु की छड़ पर जो विभव उत्पन्न होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ओके, अब आता है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। देखो इलेक्ट्रोड विभव का मापन, किसी सेल में अर्धसेल विभव की गणना सीधे नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके लिए दूसरा सेल में दूसरा इलेक्ट्रोड शून्य विभव वाला जोड़ा जाता है, जिसे C कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? C कहते हैं। ओके, जैसे कोई भी सेल हो उसमें से उसकी गणना करें तो सीधी नहीं की जा सकती, उसमें क्या दूसरे सेल को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब C
क्या होता है, सी होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब क्वेश्चन बनता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव का मापन करने के लिए शून्य विभव वाले इलेक्ट्रोड को सी कहते हैं। जो कोई भी इलेक्ट्रोड विभव होता है उसका मापन करने के लिए शून्य विभव वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या कहते हैं, सी कहते हैं। ठीक है। इसकी जो बनावट होती है, देखो बनावट दे रखी है, ये आपको पढ़नी है। किसी पात्र में 1 MnHCl भरकर एक वायुमंडलीय दाब पर उल्टे किटनुमा संरचना लगा देते हैं। ठीक है, जिसे Hg की नलिका कहते हैं। इसके ऊपरी सिरे से हाइड्रोजन गैस, मध्य सिरे से प्लेटिनम धातु का तार लगा देते हैं। ओके, ये तो इसकी संरचना होती है। और देखो कार्य कैसे करता है, देखो ये कार्य जो करता है, ये एनोड और कैथोड दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो इसकी अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणी होती है। देखो कैसे, एनोड पर ऑक्सीकरण होगी तो देखो H2 उत्क्रमणीय 2H प्लस, इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जोड़ा, क्योंकि उत्क्रमण ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना ये। ठीक है, दूसरा होता है, देखो ये चित्र बनाया गया जो मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे देखो एक ATM, ठीक है, ये PT का तार दे रखा है, प्लेटिनम, कांच की नलिका हो गई, Hg भरा हुआ है जिसमें कैथोड। देखो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है अपचयन की। अपचयन क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें इधर जुड़ रहा है। ओके, तो इसकी बनावट है, समझ में आया। अब आपका आता है Zn के विभव का मापन क्या होता है। इसका मापन हमें करना है, मापन क्या होता है। तो सबसे पहले देखो ये चित्र बनाया है मैंने आपको समझाने के लिए। ये लवर सेतु का काम करता है। ये H2 हो गया, ठीक है, ये एनोड हो गया। अब देखो एनोड पर जो रिएक्शन होगी Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, कैथोड पे इस पर ये रिएक्शन होगी H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, ये अपचयन हो गए। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ई सेल इजकल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो देखो ई कैथोड और जो कैथोड पे रिएक्शन हुई ये, तो इसका क्या व्यवहार देखेंगे, 0 होता है, माइनस का एनोड पे ये हो रही है तो Zn का ये होता है। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ई सेल इजकल टू माइनस का 0.76 वोल्ट आएगी। ओके, उसके बाद Cu के विभव का मापन। देखो Cu के विभव का मापन आप देखो, यहाँ पर वही विलयन लिया मैं CuSO4। अब Cu की क्रिया देखो, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कैथोड पर अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण और अपचयन तो मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन इधर जुड़े, एरो के बाद जुड़े तो ऑक्सीकरण, और एरो से पहले जुड़े तो अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ई सेल ई कैथोड माइनस का ई एनोड, तो वही चीज़ है। तो ई सेल इजकल टू कैथोड पर जो मान है उसका इतना है, ये 0 हो गया, और 0 किसी में से माइनस करो 0। ठीक है, उसके बाद आता है विद्युत वाहक बल का मापन। देखो विद्युत वाहक बल का जो मापन होता है, किसी जो विद्युत रासायनिक जो सेल होते हैं उनमें 3 समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहली समस्या क्या है, सांद्रता परिवर्तन से इनका जो विभव स्तर होता है, जो इनका विभव जो मान होता है वो स्तर नहीं रह पाता, बढ़ता है घटता है। ओके, दूसरा इनकी जो सेल अभिक्रिया होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब एक बार क्रिया पूरी हो जाती है फिर दोबारा से इसको चार्ज वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा है इनके जो ताप गुणांक का मान होता है वो अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, आपको इतना ही नोट करना है, इसके बाद आपको कल कराएंगे। ओके।